हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटैक। जैसे आपको पता है कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमारी इंट्रोडक्शन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये चारों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हमारा टॉपिक है वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइगन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हमारा टॉपिक है वायरस, वायरॉइड एंड लाइगन। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे वायरसेस की। अगर मैं बात करूं वायरस की, तो जो वायरस टर्म है इसका मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लू। ठीक है। अगर मैं इसके बेसिक फीचर्स की बात करूं तो इसके बेसिक फीचर्स हैं, नॉन फर्स्ट है इसका नॉन सेलुलर बॉडी। नॉन सेलुलर बॉडी का मतलब है इसकी जो बॉडी है वो सेल से नहीं बनी। अगर हम बात करें, देखें, तो सेलुलर बॉडी जो है, जो हमारी सेलुलर बॉडी है, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लिविंग बॉडी के लिए। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, सेलुलर बॉडी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी, बट वायरसेस इसे फुलफिल नहीं कर पा रहे। उसके बाद इसकी फीचर है जैसे कि हैव आरएनए और डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, बट नेवर बोथ। दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक वायरस में सिर्फ एक ही हो सकता है, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए, कभी भी दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते। उसके बाद है हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द बॉडी। इसका मतलब है कि जब भी वायरस किसी भी लिविंग बॉडी से बाहर होता है, जैसे सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट, किसी रॉक के ऊपर या कहीं भी जहाँ पे कोई भी लिविंग बॉडी ना हो, मतलब किसी भी लिविंग बॉडी से जब ये बाहर होता है तो ये एक्ट करता है एज इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, इसकी कोई एक्टिविटी, कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद हम बात करते हैं कि वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग। ये एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। मैंने इसके आंसर में लिखा है व्हेन द वायरस एग्जिस्ट आउटसाइड द लिविंग बॉडी इट बिहेव एज नॉन लिविंग, ये जो मैंने आपको अभी बताया। बट व्हेन दे एंटर द लिविंग बॉडी दे टेक ओवर ऑल द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल एंड इंटरफेयर इन देयर बेसिक फंक्शन। ठीक है। इसका मतलब है कि जब भी कोई वायरस किसी बॉडी से बाहर होता है, लिविंग बॉडी से बाहर होता है, तो इसकी खुद की कोई एक्टिविटी, कोई फंक्शन, कोई कुछ मतलब एक्टिविटी है ही नहीं। मगर जब ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर चला जाता है तो होस्ट सेल की सारी मशीनरी जो है वो एक्वायर कर लेता है और उसकी बेसिक फंक्शन में भी इंटरफेयर जो है वो क्रिएट करता है। इसलिए ये अभी तक हम ये बोल सकते हैं कि हमें इसे क्लासिफाई नहीं कर पाए इनटू ये कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इसीलिए इसे हम जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो हमारी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, आपको उसके नाम तो पता होंगे। फर्स्ट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसीलिए हम वायरसेस को कहीं भी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये ना ही प्रॉपर लिविंग है ना ही प्रॉपर नॉन लिविंग। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की, वायरस का एक सिंपल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक हेड है। हेड जैसे हमारे में ह्यूमन बींग्स में नेक होता है, इसमें कॉलर एग्जिस्ट करता है। देन शीथ, और ये जो इसकी है ये है टेल फाइबर्स, जो इसे
जो इसे किसी होस्ट सेल के साथ अटैच करने में मदद करता है। अगर मैं इस हेड को डिटेल स्ट्रक्चर आपको शो करूं तो ये कुछ ऐसे होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो, अगर आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो दो टर्म्स यूज की गई हैं, फर्स्ट इज कैप्सिड और कैप्सोमियर। तो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उसका मतलब क्या है, कैप्सिड कौन सा है और कैप्सोमियर कौन सा है। ठीक है, मैं पहले आपको वही बता देती हूँ, फिर आपको ये बताऊंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, अगर मैं इसे यहाँ पर ड्रॉ करूँ, मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ पे जो है वो ड्रॉ किया कुछ ऐसे। ठीक है, लाइक दिस। बाकी आप, जो ये एक मोनोमर यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है, इसे हम बोल देते हैं कैप्सोमियर। ठीक है, और ये इसका जो पूरा का पूरा बॉडी है, पूरा का पूरा जो हेड है, इसे हम बोल देंगे कैप्सिड। बेसिकली हेड नहीं है, हेड पे जो प्रोटीन कोट है उसे हम कैप्सिड बोलते हैं, और जो जो इसका मोनोमर यूनिट है उसे हम कैप्सोमियर बोल देते हैं। अगर मैं आपको एनसीईआरटी में ये लाइन बताऊं तो ये आप देखिए। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर है, आप अपनी एनसीईआरटी भी साथ में खोल सकते हैं। द लाइन इज द प्रोटीन कोट called capsid made of small subunits called capsomeres, और इन capsomeres they capso it protects the nucleic acid। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स के अंदर हमारा न्यूक्लिक एसिड है, यही सिचुएशन है। अब ये बॉक्स क्या करेगा, इस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो वैसे ही जैसे ये प्रोटीन कोट है कैप्सिड का पूरा, और उसके अंदर क्या है हमारा न्यूक्लिक एसिड, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल, इट कैन बी आरएनए और डीएनए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, बट नेवर बोथ, दोनों नहीं हो सकते, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, यही हमारे स्ट्रक्चर में यही हमारे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, मोनोमर जो है वो कैप्सोमियर है, और जो इसका पूरा स्ट्रक्चरल यूनिट होगा इसे हम कैप्सिड बोलेंगे। ठीक है, अब इन जनरल अगर हम वायरस का डेफिनेशन बनाएं तो वो क्या बन सकता है, इन जनरल वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैविंग इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल। इसका जो जेनेटिक मटेरियल, जो आरएनए है, जो भी डीएनए है, वो क्या होगा, वो इन्फेक्शियस होगा। इट कैन कॉज इन्फेक्शन इन द लिविंग बॉडीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की, वायरसेस की जो डिस्कवरी की गई है उसके रिगार्डिंग, जो भी हिस्ट्री क्रिएट हुई है उसकी। अगर आप भी नोट्स ऐसे बनाएंगे ना, जैसे पॉइंट बाय पॉइंट, अलग अलग साइंटिस्ट जो भी हैं उनका अलग अलग नाम मेंशन करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, तो आपको याद करने में आसानी होगी। और अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं, आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब है हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट। अब वायरसेस की हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, इसलिए थोड़ा ध्यान दी, क्योंकि यहाँ पे जो ईयर्स हैं ये थोड़ा ध्यान से सुनने वाले हैं। फर्स्ट जो साइंटिस्ट है उनका नाम है पास्टर डीजे इवानोवस्की। उन्होंने 1892 में जो टर्म थी वायरस, जिसे हम बोल रहे हैं आज के टाइम पे, जिसे हम वायरस बोलते हैं, ये जो टर्म थी ये इन्होंने ही दी थी। ठीक है, इन्होंने जो वायरस थी, कहते रिकॉग्नाइज्ड इन tobacco plant as tobacco mosaic diseases। ठीक है, इन्होंने वायरस जो था वो फर्स्ट टाइम टोबैको प्लांट में डिस्कवर किया था, एज किस फॉर्मेट में, एक डिजीज की फॉर्मेट में, टोबैको मोजेक डिजीज। ठीक है, इन्होंने और क्या बताया था, कहते एज इट पासेस थ्रू बैक्टीरिया थ्रू फिल्टर्स, हेंस वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जो वायरसेस का साइज होता है वो बैक्टीरिया से कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। उसके बाद साइंटिस्ट आए हमारे एम डब्ल्यू बैजरिन।
इन्होंने क्या बोला इन 1898, ये थोड़ा सा ईयर्स का ध्यान रखना। इन्होंने बोला दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्शियस प्लांट ऑफ टोबैको कैन कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। इन्होंने क्या किया था, एक इन्फेक्शियस प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाला और एक हेल्दी प्लांट में उसे इंसर्ट कर दिया। जब इंसर्ट किया तो थोड़े टाइम बाद ही जो हेल्दी प्लांट था वो भी इन्फेक्शियस हो गया। तो उन्होंने एक टर्म दी थी, दैट इज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। कि जो वायरस का जो फ्लूइड है वो क्या है, वो इन्फेक्शियस है। ये हमने बेंजामिन ने बताया था इन 1898। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए डब्ल्यू एम स्टैनले। उन्होंने 1935 में दो बातें बताई थी। क्या क्या थी वो? फर्स्ट कि वायरसेस आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ये दूसरा पॉइंट था दे आर इनर्ट आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट। ये दोनों पॉइंट जो हैं वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। इनर्ट माने नॉन रिएक्टिव, किसी भी अगर ये लिविंग बॉडी से बाहर हैं तो इनकी कोई भी एक्टिविटीज नहीं होंगी, ये नॉन रिएक्टिव होंगे, इनर्ट। उसके बाद मैं बात करूंगी वायरसेस बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या है इसका, इस मतलब हेडिंग का मतलब क्या था कि जैसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया और भी बहुत सारे हैं। उनको इनफेक्ट अगर कोई वायरस करेगा तो उसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, इसकी भी मैंने कैटेगरीज बनाई है अलग अलग। आप भी अपने नोट्स में ऐसे ही मेंशन करना ताकि आपको समझना और पढ़ना और याद रखना तीनों आसान हो जाए। फर्स्ट है, अगर हमने किसी प्लांट को इन्फेक्शन जो है वो वायरल इन्फेक्शन देनी है तो उसका जो जो वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है इट मस्ट बी SSRNA। SS माने सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, या मेंशन कर लेना सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। उसके बाद अगर हमने एनिमल्स को इन्फेक्ट करना है तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए इट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA, DS मींस डबल स्ट्रैंडेड, SS मींस सिंगल स्ट्रैंडेड। इट इट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है। अगर हम किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन हो रही है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कौन सा होगा, वो होगा डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है। एट लास्ट ये बोल सकते हैं कि एनिमल को कोई भी जेनेटिक मटेरियल वाला जो वायरस है वो इन्फेक्ट कर सकता है, बट प्लांट्स और बैक्टीरियाज के लिए जो जेनेटिक मटेरियल इट मस्ट बी स्पेसिफिक। ठीक है। अब मैं बात करूंगी वायरसेस से होने वाली कुछ डिजीजेस के बारे में, जैसे मम्प्स हैं, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और एड्स। ये सभी कॉमन ऐसी डिजीजेस हैं जो वायरसेस से कॉज होती हैं। इसके बाद मैंने पॉइंट बनाया, हेडिंग है सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। अगर मान लो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वायरल इन्फेक्शन हो रही है तो उसका बेसिक कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे, वो हैं जैसे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ जो है वो ऐसे घूम जाती है, आगे से मुड़ जाती है, वेन क्लियरिंग और स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब है उसकी जो ग्रोथ है वो होनी बंद हो जाती है। ठीक है। एनिमल्स में अनीमिया, अनीमिया का मतलब होता है आयरन डेफिशिएंसी, खून की कमी बोल सकते हैं हिंदी में। इन जनरल आयरन डेफिशिएंसी। लेथार्जिक माने वीकनेस, हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता, बहुत कमजोरी महसूस होती है, उसे हम लेथार्जिक बोल देते हैं। नोजिया, नोजिया का मतलब होता है जैसे हमारा वॉमिट करने का मन भी करता है और वॉमिट हो भी नहीं रही, जैसे इसे हम बोल देते हैं अर्ज टू वॉमिट। ठीक है। इसका लास्ट है डायरिया। डायरिया का तो आप सभी को पता है डायरिया क्या होता है, रिमूव एक्सेसिव फ्लूइड लॉस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। इसके बाद हमारे ना एनसीईआरटी में दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसे हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। वो कौन कौन से हैं, वायरॉइड्स और लाइकेंस। ठीक है। फर्स्ट पहले हम वायरॉइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जो वायरॉइड्स हैं ये जो टर्म थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी बाय T.O. डाइनर इन 1971। ठीक है। इसके बेसिक फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वायरस में हमारा प्रोटीन की कोट है जिसे हम कैप्सिड का नाम दे रहे हैं, इसमें प्रोटीन की कोट नहीं है। ठीक है। इसमें प्रोटीन की कोट जो है वो एब्सेंट है, जिसकी वजह से इसका जो साइज है वो भी वायरसेस से कम है। अब इन्फेक्ट प्लांट्स, अगर आप इस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैंने लिखा है यहाँ पर इन्फेक्ट प्लांट्स। अब ये प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहा है, अगर ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होना चाहिए,
उसका जो जेनेटिक मटेरियल है इट मस्ट बी आरएनए, तभी तो वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा। मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी बताया था, ठीक है। और जो वो आरएनए है इट मस्ट बी ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ये वाला जो पॉइंट है लो मॉलिक्यूलर वेट वाला, ये काफी बार पूछा जा चुका है जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। जो वायरॉइड सी दे आर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन पोटैटो एज पोटैटो स्पिंडल डिजीज, ठीक है। डिजीज का नाम और कौन से किसमें रिकॉग्नाइज हुई थी और किस फॉर्मेट में रिकॉग्नाइज हुई थी, कौन सी डिजीज के फॉर्मेट में रिकॉग्नाइज हुई थी, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। उसके बाद हमारा है लाइकन्स। लाइकन्स की अगर मैं बात करूं, इट इज अ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। इस केस में जो है एल्गी और फंजाई, और जो एल्गी है इसमें लाइकन्स में एल्गी पार्ट है उसको हम फाइकोबायोन्ट बोल देते हैं और फंजाई को माइकोबायोन्ट। ये थोड़ी सी टर्म्स जो है ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जो फाइकोबायोन्ट है आपको सभी को पता है कि एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है इट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये क्या करेगी, एल्गी क्या करेगी, ये फूड बनाएगी खुद के लिए भी और फंजाई के लिए भी। और फंजाई जो है वो एज हेटेरोट्रॉफिक है, ये इससे फूड लेगी तो जरूर, मगर उसके बदले में ये एल्गी को क्या देगी, ये इट प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये मतलब एक ले रहा है, अगर ले रहा है तो उसे उसके बदले में कुछ मिल भी रहा है, इसलिए ये इट्स अ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट है, कहते हैं लाइकन्स आर आल्सो अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। क्यों इसे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स बोल देते हैं, बिकॉज दे डोंट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते, ठीक है। इसीलिए जहां पर भी आपको लाइकन्स मिलेंगे वहां का जो नेचर है, इन्वायरमेंट है, वो बहुत क्लीन होगा। तो ये एज अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और अगर आपको इसका पीडीएफ या फ़ोटोज़ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।